साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो ये वीडियो आपकी ली गई है ये आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा का आवेदन अब किया जाएगा, यानी उसका विज्ञापन जारी हो चुका है और ऐसे में जो है सबसे पहले इस भर्ती में जो है परीक्षा का ही आयोजन किया जाता है। पहले परीक्षा होगी, बाद में आपका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होने होते हैं। तो ऐसे में परीक्षा का काफ़ी महत्व बढ़ जाता है तैयारी का। तो इसी को लेकर के साथियों मैं ये जो वीडियो लाया हूँ वो आपकी मूल विधि एवं संविधान को लेकर के है। जैसा कि अगर आप बात करेंगे तो मूल विधि एवं संविधान से जुड़े बहुत अधिक क्वेश्चन पुलिस भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर साथियों जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ये उसी से जुड़ी हुई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं और इसी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। साथियों बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, तभी आप जान पाएंगे वे सारी जानकारियाँ। और साथियों यदि इसे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। और साथियों इसके साथ ही साथ यदि आप अपना कमेंट करते हैं, इस टाइप की वीडियो आप चाहते हैं, तो आपका कमेंट यदि आया और ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस टाइप का मात्र जो है 10-15 वीडियो के अंतर्गत ही हम लोग मूल विधि एवं संविधान को कवर कर पाएंगे और सारे क्वेश्चन कुछ इसी आधार पे होंगे, बाहर से कुछ भी नहीं होगा। तो साथियों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका आया है वो ये है कि किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है। जैसा आप देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जहां समान मतदान यानी किसी बिल को लेकर के जब मतदान कराया जाता है, वोटिंग कराई जाती है, तो वहां पे मतदान जो है समान हो जाता है, 50-50 की स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो स्पीकर होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसे जो है मत डालने, वो स्पीकर को मत डालने को कहा जाता है। यानी उसे जो मत डालने का यह अधिकार होता है वह किस अधिकार के अंतर्गत आता है, उसे क्या कहा जाएगा? क्या वह विशेषाधिकार मत होगा? क्या वह विशेषाधिकार प्रस्ताव की कैटेगरी में आएगा? कि मतदान करना कहा जाएगा कि अधिमत कहा जाएगा? साथियों वो मतदान करना होता है, क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, वह भी आपके पार्लियामेंट के मेंबर ही होते हैं। लेकिन उन्हें जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, समान मतदान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है किसी बिल को लेकर के तो या किसी भी डिसीजन को लेकर के, तो ऐसे में जो है उन्हें एक अपना निर्णायक मतदान करने का अधिकार होता है। यानी उन्हें वोट डालने का यानी मत डालने को कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मतदान करना। वो मतदान करना के अंतर्गत ही आएगा। अब आगे हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 का संबंध किससे है? तो जो 415 जो आईपीसी की धारा 415 से 420 तक ये जो धाराएं हैं, इसका जो संबंध है आपका वो धोखाधड़ी, शरारत और जबरन वसूली को लेकर के है। जैसा कि 420 यानी आप जानते हैं कि धारा 420 का संबंध आपका सीधा धोखाधड़ी से होता है। तो 415 से लेकर 420 तक की जो आईपीसी की धाराएं हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं। अगर बात की जाए 415 की, तो जो 415 धारा है ना, ये आपकी आईपीसी की धारा 415 है वो छल की परिभाषा को परिभाषित करती है। 416 जो है वो छल के विषय में है, यानी प्रतिरूपण द्वारा छल के विषय को बतलाती है, छल का विषय क्या है। और 417 जो है आईपीसी की धारा, ये दंड के प्रावधान को बताती है कि यदि आपने धोखाधड़ी किया, शरारत कर रहे हैं, जबरन वसूली है, तो उसमें किस दंड का प्रावधान आपको किया जाएगा, वो आपको जो है किस तरीके की सजा मिलेगी, ये है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है साथियों कि संविधान सभा का अंतिम जो सत्र है, यानी संविधान का जब निर्माण किया जा चुका था तो संविधान सभा के द्वारा, तो संविधान सभा का अंतिम सत्र यानी इसे अंतिम बैठक भी कहा जा सकता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजन कब किया गया या अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन है। तो ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अंतिम सत्र किया गया, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई। जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी रूप से जो है
संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जो है आपके जो है राजेंद्र प्रसाद जी। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्हें जो है भारत का पहला राष्ट्रपति भी इसी दिन चुना जाता है। यानी भारत के पहले राष्ट्रपति को कब चुना गया? वो 24 जनवरी 1950 को जो है चुना जाता है। यानी अंतिम बैठक जब होती है लोकसभा की, उसी समय। आगे है आपका है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कभी आप देखते हैं ऐसे हालात देश में आते हैं, ऐसी स्थितियां आती हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली हो या एकाएक मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाए या उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाए या किसी भी अन्य कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है, तो जो उपराष्ट्रपति है अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, तो उसकी मात्र सीमा है अधिकतम 6 माह तक। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति मेल नहीं खाती है? यहाँ कुछ बातें दी गई हैं। वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो यहाँ पे कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति से मेल नहीं खा रही है। पहला है रूपांतरण में पूर्ण क्षमादान। देखिए, पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत जैसे पूर्ण क्षमादान आता है, तो इसे रूपांतरण यानी पूर्ण क्षमादान, दंड विराम दंड को कम करना, अब है दंड निलंबन सजा को अस्थायी तौर पे टाल देना, दंड घटाना यानी सजा को कम करना। तो देखिए, ये राष्ट्रपति जो देश के राष्ट्रपति होते हैं यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास ये सारे अधिकार हैं। बस जो पहला आप देख रहे हैं पूर्ण क्षमादान, किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति हैं वो आपका अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिली हुई है, लेकिन पूर्ण क्षमादान नहीं कर सकते। मतलब या तो वो जो है दंड को कम कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा को अस्थायी तौर पर टाला जा सकता है कुछ दिनों के लिए, और दंड को घटाना, लेकिन पूर्ण जो है क्षमादान की शक्ति जो है यानी पूर्ण क्षमादान कर देना, ये आपकी जो है न्यायिक शक्ति मेल नहीं खाती है प्रेसिडेंट से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और भारत के राष्ट्रपति को ये बहुत ज़्यादा पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है कि आखिरकार भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत जो है क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। वो आपका है अनुच्छेद 72। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है कहता है यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार के तहत, यानी देखिए सूचना अधिकार अधिनियम सन 2005 के तहत कह रहा है कि अपील के नियम के तहत अपील और दूसरी अपील, जैसे आपने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आपने अपील किया और एक आपने पुनः दूसरी भी अपील की, वो दोनों अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं, तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए वो जन सूचना अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत उसके दोनों अपील की जो सीमा है या दोनों अपील के जो उपाय हैं वो समाप्त हो चले हैं, तो ऐसी स्थिति में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जा सकता है, तो वो आपका है अनुच्छेद 32। देखिए, अनुच्छेद 32 जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने वाली जो संस्था है वो आपकी माननीय उच्चतम न्यायालय आपकी है, सुप्रीम कोर्ट है, और वो अनुच्छेद 32 के तहत उसे ये अधिकार मिला है। ठीक है, तो ये चीज जानना है। आगे है किस मौलिक अधिकार, कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक विभेद उन्मूलन करना है। यानी जो समाज में जो असमानताएं हैं, यानी जो छूत अछूत की भावनाएं हैं या सामाजिक जो विभेद का उन्मूलन करना भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत उसे रखा गया है, तो वो आप जानते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जो है ये समता का राइट है। यहाँ नागरिकों के समता की बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति अगर वो भारत का नागरिक है तो वो जो है सभी नागरिक आपके एक समान हैं, और वहाँ 14 से लेकर के 18 तक में सारी बातें की गई हैं जो सामाजिक विभेद उन्मूलन की बात करता है। ठीक है, समता का राइट। आगे है कौन सा विषय राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे 4 विषय आपके दिए गए हैं। पहला विषय है वन को लेकर के, और एक आपका पथ कर है,
और इसके बाद है बीमा और वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। ध्यान देना है, पहली बात यदि हम बात करें राज्य सूची का विषय, तो यहाँ पे आपका पथ कर होगा। जो पथ कर है यानी जो रोड का टैक्स है वो राज्य सूची के अंतर्गत आपका आता है। लेकिन यहाँ वन की बात की गई है, तो वन आपका जो है वन हो गया, चाहे आपका वन्य पशु हो गए या पक्षियों की सुरक्षा, वन हो गया, वन्य प्राणी हो गए एवं पक्षियों की सुरक्षा, ये आपका समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आएगा। और बात यदि बीमा की जाएगी तो ये केंद्र सूची का विषय है। भाई बीमा हो गया, रेल सेवा हो गया, डाक सेवा हो गया, तार सेवा हो गया, ये सारी या बीमा हो गई, ये सभी जो है केंद्र सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि भाई पुलिस जो है पुलिस की जो व्यवस्था है राज्यों के अंदर वो किस सूची के अंतर्गत आती है। पुलिस अपने आप में राज्य सूची का विषय है, तभी तो आप देखते हैं हर राज्यों में जो पुलिस के जो भर्ती करने के नियम होते हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग होते हैं। यही कारण है कि ये राज्य सूची का विषय है। सर्वे सर्वा इस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। तो इसलिए आपको अच्छे से पहले इसे जानना है कि आखिरकार पुलिस की सूची का विषय है, और यह पुलिस भर्ती परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि पुलिस की सूची किस सूची के अंतर्गत आता है, तो वो राज्य सूची। जैसा कि जानते हैं आपके भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो है 3 आपके विषय हैं, 3 आपके विषय होते हैं जिन पे जो है कानून बनाए जाते हैं, उनके अधिकार हैं। एक होता है केंद्र सूची का विषय जिस पे पूर्ण रूप से जो है केंद्र सरकार कानून बनाने का काम करती है, विधि बनाने का काम करती है। एक होता है आपका राज्य सूची के विषय जिसके अंतर्गत सर्वे सर्वा जिम्मेदार राज्य होता है उसके ऊपर विधि बनाने के लिए। और एक है आपका समवर्ती सूची जिसके अंतर्गत दोनों की जिम्मेदारियां होती हैं, दोनों मिलकर के इस पे कानून बनाने का काम करते हैं। आगे है राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है। भाई राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात की जा रही है, तो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। आगे राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसे है। भाई राज्य के विधान परिषद हो, देखिए बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे आपका जो है आपका विधानसभा एवं वहाँ पे विधान परिषद दोनों हैं, मिलकर के विधानमंडल बनाते हैं। जैसे अगर बात की जाए बहुत उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आपके विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। मान लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसको दिया गया है, यानी ये विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है। तो याद रखना है आपको अनुच्छेद 169 के तहत यानी अनुच्छेद 169 के तहत यह अधिकार संसद को है, पार्लियामेंट को है। यानी पार्लियामेंट चाहे तो 169 के तहत यानी अनुच्छेद 169 के तहत जो है उस राज्य के अंदर जो विधान परिषद का गठन है वो एक प्रस्ताव ला करके यानी एक बिल ला करके उसे समाप्त कर सकती है। आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध किससे है। देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का जो संबंध है वो हत्या का प्रयास यानी हत्या के प्रयास को लेकर के है, यानी हत्या का प्रयास किया जा रहा है अगर, तो वो आपका आएगा 307 के अंतर्गत। हत्या का प्रयास भारतीय दंड संहिता की धारा 307। आगे भारतीय संविधान का बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 48 है भारत सरकार को आदेश देता है कि वह गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए, यानी जो पशु बलि है यानी पशु जो वध है तो पशु वध पर रोक लगाने का अधिकार भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद राज्यों को देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका 48। अनुच्छेद 48 जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जो है आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के आपका 51 तक आता है, जिसमें 48 जो है ना वो भारत सरकार को आदेश देता है कि गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। आगे भी बहुत यूनिक है।
उसी अनुच्छेद 48 में एक 48A जोड़ा गया। और 48A का क्या संबंध है, तो पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना, यानी पर्यावरण का, देखिए पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करने की बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो वो आपका है 48A। या 48A का संबंध किससे है, तो वो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर के है आपका। आगे है अनुच्छेद 47। देखिए अनुच्छेद 47 का संबंध जो है वो मादक पेय द्रव्यों पर रोक को लेकर के है, यानी जितने भी मादक पेय पदार्थ हैं उन पर रोक लगाने की बात करता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 जो है पशु बलि पर रोक लगाने का काम करता है। 48A जो है पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। आगे है जीवन का संरक्षण एवं व्यक्तिगत आज़ादी। देखिए जीवन का संरक्षण एवं व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार का अंग है। देखिए ये मौलिक अधिकार का कौन सा अंग है भाई, जीवन जीने का अधिकार एवं व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार का कौन सा अंग है। क्या वो समता का राइट है, क्या वो शोषण के विरुद्ध राइट है, क्या संवैधानिक उपचारों का राइट है, कि स्वतंत्रता का राइट है। तो वास्तव में साथियों ये स्वतंत्रता का राइट है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 आता है और आपकी उसी में व्यक्तिगत आज़ादी है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की बात करी गई है। आगे है आपका भारतीय संविधान का कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो भाई भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो वो है आपका भाग 7, जिसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में ही इसे हटा दिया गया था, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है केंद्र शासित राज्यों से जुड़ी जानकारियां थी, कुछ बातें थीं, और जो है भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे को लेकर के बात करी गई थी। तो ये इस भाग 7 को पूर्णतः हटा दिया गया 1956 में। अब आगे है लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला राज्य कौन है। देखिए लोकसभा के अंदर सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक सीटें यूपी से ही 80 जो सांसद होते हैं, जो एमपी होते हैं, वो आपका उत्तर प्रदेश से ही चुन करके जाते हैं। आगे है शारदा कानून का संबंध किससे है या शारदा एक्ट का संबंध किससे। देखिए शारदा एक्ट का जो संबंध है वो आपका जो है बाल विवाह को लेकर के है। और यह जो शारदा एक्ट का कानून बना था यह आपका 1929 में बनाया गया था। उस समय लॉर्ड इरविन जो है लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में शारदा एक्ट को बनाया गया, जिसमें जो है लड़कियों की उम्र 14 वर्ष थी और लड़कों की उम्र 18 वर्ष, शादी की विवाह की उम्र यही निर्धारित की गई थी, लड़कों की 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष। ठीक है। आगे उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान कहाँ पे किया गया है। देखिए जो उच्चतम न्यायालय इसके गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है किया गया है और अनुच्छेद जो है 124 के यानी अनुच्छेद 124 में जो है उच्चतम न्यायालय के गठन की बात करी गई है। तो भारतीय संविधान का भाग 5 हो गया। देखिए उच्चतम न्यायालय के गठन का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ये बातें जो है दी गई हैं। आगे है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने। देखिए कोई भी राज्यपाल है, देखिए पहली बात तो आपको जानना है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिली हुई है। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति वो है आपका 1, 2, 3 यानी 123। अनुच्छेद 123 के तहत देश का राष्ट्रपति जो है आपका अध्यादेश जारी करता है। लेकिन बात यहाँ करी जा रही है राज्यपाल को, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 के तहत जो है दी गई है। यानी अनुच्छेद 213 के तहत जो राज्य का राज्यपाल होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है।
कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी और ये बहुत ही यहाँ पे आपके जो है पुलिस भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिए गए, जिसको हम लोग जो है डिस्कस किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगी। साथियों, कमेंट आप ज़रूर करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें आगे कुछ कार्य करने का बल देगा और हम आपके लिए जो है कुछ इस तरीके का यूनिक, बहुत ज़्यादा उल जलूल नहीं, जो बिल्कुल सटीक होगा एग्जाम के, उसी हिसाब से जो है मैं आपकी पुलिस की तैयारी करवाने का काम करूंगा। साथियों, आप चैनल पे बने रहिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।